मैं बचपन से जहाँ भी जाता लोग मुझसे कुतराते थे, अपने बच्चों को मेरे साथ खेलने नहीं देते थे। सब कहते थे मैं गंदा खून हूँ, हराम की पैदावार हूँ। जैसे जैसे बड़ा हुआ मुझे समझ आता गया, जब दोस्त भी कहने लगे कि मैं नाजायज औलाद हूँ। जब भी माँ से इस बारे में बात करता वो सच नहीं बताती थी। एक रोज गुस्से में आकर माँ से लड़ पड़ा, माँ बेहोश हो गई। किसी ने पुलिस बुला लिया। पुलिस वाले ने मेरी माँ को देखा तो चीख पड़ा, क्योंकि वो मेरी माँ का शोहर पहली पोजीशन पर इनाम लिए। जब मैं आज अपने कॉलेज से घर की तरफ आ रहा था तो मैंने एक ऐसी बात सुनी जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुका था। ये बात मैं आज पहली बार नहीं सुन रहा था, बल्कि जब से मैं पैदा हुआ तब से ही मैं इस बात को अपने लिए सुनता आ रहा था। और आज मैं थक चुका था। ना तो मुझे कभी खुशी का कोई दिन नसीब होता और ना ही मैं कभी अपने दोस्तों के साथ खेल पाता था। मेरे नाम के साथ जो अगला हर्फ मेरे मोहल्ले के तमाम लोग इस्तेमाल करते थे, उसने मेरा जीना हराम कर दिया था। मुझे अपने आप से नफरत होने लगती थी। आज जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो हमारी गली में एक दुकान थी, उसके बाहर दो आदमी चाय पी रहे थे। जैसे ही मैं हंसते मुस्कुराते हुए उनके पास से गुजरा तो उन दोनों ने मुझे देखकर एक ऐसी बात की जिसको सुनते ही मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी खुशी बर्बाद हो गई और मेरी आंखें नम हो गई। जब मैंने उनके मुंह से अपने बारे में ये अल्फाज सुने तो मेरा कलेजा छलनी होने लगा। वो दोनों आपस में कह रहे थे कि ये जो लड़का जा रहा है उसका नाम अली है, ये एक नाजायज औलाद है। न जाने ये किस तरह और कैसे मुतमईन होकर अपनी जिंदगी गुजार सकता है। मैंने तो जब भी इसको देखा है ये मुस्कुरा रहा होता है। अगर हम उसकी जगह होते तो डूब कर मर जाते, लेकिन इसको देखो, इसके चेहरे पर ना ही उसकी जात पर जरा भी उस लफ्ज का असर नहीं है जो कि उसके लिए सवालिया निशान बन चुका है। मैंने उनकी सारी बात सुन चुका था। बहुत ही हैरान होकर मैंने उन दोनों की तरफ देखा, कुछ ना कर सकता था, बेबस था, मजबूर था। खामोशी से घर की तरफ रवाना हो गया, अपने आप को संभालता रहा आके गुस्से में आकर मैं किसी का या अपने आप का नुकसान न कर बैठूं। मैं चलता रहा और अपने बारे में सोचता रहा और ये सोच मेरी बहुत ही गहरी होती गई कि आखिर क्यों लोग मुझे हर वक्त नाजायज औलाद कहते हैं। आखिर मेरी माँ ने ऐसा क्या किया या मेरा बाप कहाँ है? क्यों ये सब कुछ जो मेरी जिंदगी में चल रहा था उस सब का जिम्मेदार मैं नहीं था? मैं इस चीज से नावाकिफ था, मुझे कुछ इल्म न था। न जाने इस सब के पीछे हकीकत क्या थी। या वाकया में लोग सच कहते थे या फिर कोई ऐसा राज था जिसको मेरी माँ छुपा रही थी। मैं अपनी जिंदगी में कई बार अम्मी जान से पूछ चुका था, उनसे कह चुका था कि ये लोग मुझे इस तरह क्यों कहते हैं, और मुझे बहुत ही परेशानी होती है जब मेरी ही दोस्त मुझे इस लफ्ज से पुकारती हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे कभी भी इस बात की हकीकत न बताई थी। वो मुस्करा कर मुझे कहती कि बेटा तुम इस मोहल्ले को नहीं जानते, ये लोग बहुत ही खुद गर्ज हैं, इसलिए तुमसे इस तरह की बातें करती हैं, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारी पैदाइश वाले दिन ही इस दुनिया से चला गया था और आज तक मैंने किसी और से शादी नहीं की, तो ये लोग इसी वजह से तुम्हें मनहूस भी समझते हैं और कहते हैं कि ये नाजायज है। हालांकि हकीकत इसके बरअक्स है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी माँ की बात सुनकर मुतमईन हो जाता, लेकिन जब लोग मुझे देखकर आपस में बातें करते या खेलने के दौरान मेरे दोस्त मेरी किसी गलती पर मुझे नाजायज की औलाद कहते या कहते कि तुम नाजायज हो, तो मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी। मैं कई बार अपने दोस्तों को रोक चुका था और उनसे
तुमसे कह चुका था कि बेशक मुझे मार दिया करो, लेकिन इस लफ्ज से मुझे मत पुकारो। ये लफ्ज मेरे लिए बात से तकलीफ ही नहीं बल्कि इससे मेरी रूह कांप उठती है। मुझे इस लफ्ज से इतनी नफरत हो चुकी है कि अगर ये लफ्ज मेरे लिए इस्तेमाल हो तो मैं अपने आप से भी नफरत करने लगता, लेकिन कोई भी मेरी बात को संजीदगी से ना लेता था। कई बार मैं अपने दोस्तों से इससे लिए उलझ पड़ता था जब वो मुझे मोहल्ले के लोगों से मेरे बारे में सुनते और फिर सब के सामने मुझे पुकारते थे। उस वक्त मेरी तकलीफ का अंदाजा कोई भी न लगा सकता था, लेकिन मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक जिस सब्र और मुस्तकिल मजाजी का मुजाहरा किया वो मैं ही जानता हूँ। मैं किसी को भी इस बारे में जवाब न देता था। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए बाहर गया तो मेरे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसको मैं बर्दाश्त न कर पाया, और उसकी वजह से मैंने सोच लिया कि आज मैं इस सवाल का जवाब अपनी माँ से जरूर लूंगा। उनसे मैं इस सवाल की सारी तफसील लूंगा, बल्कि इस बात के पीछे जो हकीकत है या कोई ऐसा राज जो मेरी माँ मुझसे छुपा रही है तो मैं वो भी उनसे पूछूंगा, क्योंकि अब मैं तंग आ चुका था। अब मेरा बचपना खत्म हो चुका था, मैं जवान हो चुका था और मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था। आज जब मैं शाम को अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो हमें आते हुए लेट हो गई। इतनी लेट हो गई कि मेरे एक दोस्त फहद का बाप उसको लेने के लिए ग्राउंड पहुंच गया। जैसे ही वो पहुंचा और उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे देखते ही ऐसे अल्फाज कहे जिनकी वजह से मेरी आंखें नम हो गई। उसने अपने बेटे को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम इस नाजायज लड़के के साथ क्यों खेल रहे हो? तुम्हें पता है कि अली न जाने किसका गंदा और नाजायज खून है, उसकी माँ का किरदार सवालिया निशान है। इस सब के बावजूद तुम लोग क्यों खेलते हो? फहद को उसके बाप ने खूब मारा और जबरदस्ती वहाँ से ले गया। अगर मैं अकेला होता तो ये बात मैं बर्दाश्त कर जाता, लेकिन मेरे तमाम दोस्त ग्राउंड में मौजूद थे और मोहल्ले के और भी कई लोग वहाँ पर मैच देखने के लिए आए हुए थे। तमाम लोगों को मेरी हकीकत पता चल चुकी थी और ये हकीकत मुझे बहुत ही तकलीफ देती थी। मैंने वहीं पर अहद किया और शदीद गुस्से में घर लौट आया। जैसे मैं घर आया तो मेरी माँ सो चुकी थी। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन न चाहते हुए मैंने सुबह का इंतजार किया और सोचा कि आज की रात मुझे गुजारनी होगी और कल सुबह सबसे पहला सवाल जो मैं माँ से करूँगा वो यही होगा। खैर सारी रात मुझे चैन का एक पल नसीब न हुआ। नींद तो बहुत दूर की बात, मैं तो अपनी आंखें बंद न कर पाता था। इसी तरह सारी रात गुजर गई। सुबह उठा तो सबसे पहले अपनी माँ की तरफ गया और उनसे कहा कि मैं आपसे एक ऐसा सवाल करने वाला हूँ जिसके बारे में आपने मुझे हकीकत बतानी होगी। अगर आज आपने कुछ न बताया तो मैं अपने साथ कुछ गलत कर बैठूंगा और उसकी जिम्मेदार आप होंगी। वो सवाल मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। मैं लोगों की बातें सुनकर थक चुका हूँ। इससे बेहतर है कि आप मुझे हकीकत बता दें। जैसे मैंने ये बात की तो मेरी माँ की आंखें नम होने लगी। मेरी माँ ने कहा कि बेटा, क्या तुम्हें अपनी माँ पर यकीन नहीं है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ ज़हरा झूठ बोल रही है? तुम्हारा बाप तुम्हारी पैदाइश के कुछ ही वक्त बाद इस दुनिया से इंतकाल कर गया। उस दिन से लेकर आज तक क्या तुम्हारे किसी काम में कोई मसला आया है या कोई ऐसी ख्वाहिश जो तुम्हारी अधूरी रह गई हो? सिर्फ मैं तुम्हें तुम्हारे बाप का साया अता करने से कासिर हूँ। बाकी मैंने तुम्हें हर चीज दी है, तुम्हारे तमाम अखराजात पूरे किए, खुद को तकलीफ में रखा, लेकिन तुम्हें सहूलत दी। मैं लोगों के घरों में काम करती हूँ, यहाँ तक के मजदूरी भी करती हूँ ताकि तुम्हारी कॉलेज की फीस पूरी हो और तुम्हारे अखराजात भी पूरे हो, तुम्हें किसी चीज की कमी न आए। इस सब के बावजूद तुम मुझसे राजी नहीं होते।
हर रोज तुम एक नया सवाल लेकर मेरे सामने खड़े हो जाते हो। क्या इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी तालीम व तरबियत की, मेरी तमाम मुश्किलात के बदले तुम मुझे ये सिला दे रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अपनी माँ से इस किस्म के सवाल करते हो। एक ऐसी माँ जो न सिर्फ माँ का किरदार अदा कर रही है बल्कि बाप बनने की भी पूरी कोशिश कर रही है, जिससे मुझे तकलीफ होती है। बार बार तुम इसी सवाल को लाकर मेरे सामने खड़ा कर देते हो। तो आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे बाप की तरह मर जाऊं, तुम्हें मैं अकेला छोड़ जाऊं, फिर तुम्हें सुकून आ जाएगा, फिर तुम्हें कोई नहीं कहेगा। जबकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिंदा हूँ, तो तुम मुझे बार बार आजमाइश में डाल रहे हो। जब ऐसे ही कुछ और जज्बाती अल्फाज मेरी माँ ने मुझसे कहे तो मेरी आंखें नम हो गई, मेरा सारा गुस्सा ठंडा हो गया। लेकिन मेरी तकलीफ जो कि अंदर से मुझे घायल कर रही थी, अभी तक मेरे दिल में मौजूद थी। ये दिन जो मेरी जिंदगी में चल रहे थे बहुत ही मुश्किल थे। मैंने इन दिनों के बारे में कभी न सोचा था। इस सब के बावजूद मैं गुजारा कर रहा था। एक दिन जब मैं और मेरी माँ घर में थे, मैं पढ़ रहा था क्योंकि कल मेरा बहुत ही जरूरी टेस्ट था। तो हमारे साथ एक ऐसा वाकया हुआ जिसको मैं कभी भूल न पाया। उस वक्त मेरी माँ भी शहर से काम करके वापस आ चुकी थी। ये कोई शाम का वक्त था, हम खाना भी खा चुके थे। मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अचानक बिजली चली गई। हमने उस बात को मामूली समझा, सोचा कि वाकया में बिजली चली गई होगी। मैं बाहर आ गया, अम्मी के साथ आकर बाहर शहर में बैठ गया। लेकिन जैसे ही हमने अपने पड़ोसी के घर में देखा तो उनके घर में बिजली मौजूद थी। इसी तरह हमने जब इधर उधर देखा तो पूरे मोहल्ले में बिजली मौजूद थी, लेकिन हमारे घर में बिजली न थी। मेरी अम्मी ने कहा कि शायद हमारी बिजली का कोई मसला हो गया या तार हिल गई है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप परेशान न हो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। जैसे मैं बाहर गया तो जो मंजर मैंने देखा उसको देखते ही मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि हमारे मोहल्ले वालों ने हमारी बिजली की तार काट दी थी। न जाने ये लोग हमसे क्या चाहते थे, क्योंकि हमें आजमाइश में डाल रहे थे। जब मैंने उन लोगों को देखा तो मैं आगे बढ़ा। मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों ने हमारे घर की तार क्यों काट दी है? तब उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ बद किरदार है, हमारे बच्चों पर इस चीज का बुरा असर होता है। हम न सिर्फ तुम लोगों से कोई ताल्लुक रखना चाहते हैं बल्कि हम चाहते हैं कि तुम लोग जल्द अज जल्द इस मोहल्ले से चले जाओ और किसी और जगह रहने लगो। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं? मैं आपके बच्चों के साथ नहीं खेलूंगा, यहाँ तक कि मैं अपने घर से बाहर भी नहीं आऊंगा। लेकिन ये इतना बड़ा जुल्म हमारे साथ मत करें। आप लोगों को कोई हक नहीं पहुँचता कि आप हमारी बिजली की तार काटें। उन्होंने मेरी एक न सुनी। इसी तरह हमने कई रोज बगैर बिजली के गुजारा किया। एक दिन जब दूध देने वाला हमारे घर दूध दिए बगैर चला गया तो मैं हैरान रह गया और सोचने लगा कि शायद उसको भी किसी ने बता दिया है। अगले दिन जब वो आया तो मैं पहले से गली में उसका इंतजार कर रहा था। मैंने उससे पूछा तो उसने भी यही वजह बताई कि मुझे मोहल्ले वालों ने रोका है और कहा है कि यहाँ पर एक बद किरदार औरत रहती है और उसका नाजायज बेटा है, इसलिए उन लोगों को दूध अगर तुमने दिया तो हम पूरे मोहल्ले वाले तुमसे दूध नहीं लेंगे। मैं आप लोगों की खातिर अपनी रोजी को कैसे लात मार सकता हूँ? मैं चाहता हूँ आप लोगों को दूं, लेकिन उसके साथ ही मैं मजबूर हूँ। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए दूध वाला चला गया। मैं शदीद गुस्से में आ गया और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि वाकई इस बात के पीछे कोई और कहानी है, क्योंकि ये सारे लोग गलत नहीं कह रहे, हकीकत कुछ और है। मैं जब गुस्से से अंदर गया तो मेरी माँ शहर
शहर जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उनका यही वक्त था जब वो लोगों के घरों में काम करने के लिए जाती थी। मैं गया और शदीद गुस्से में उनसे कहने लगा कि आज आप मुझे हकीकत बताएं, क्योंकि आज मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला। आप मुझे बताएं कि मेरा बाप कौन है और कहाँ है। आप मुझसे हकीकत क्यों छुपा रही हैं? मेरी माँ ने खामोशी इख्तियार कर ली। उनकी आंखों में से बरसात की तरह आंसू आ रहे थे, लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे रही थी। मैं शदीद गुस्से में आ रहा था, बार बार उनसे पूछ रहा था, मुझे बताएं आखिर मेरे पीछे ऐसी कौन सी हकीकत है, ऐसी कौन सी कहानी है जो आप हर वक्त छुपाती रहती हैं, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तबाह व बर्बाद हो चुकी है। जब मेरी इन तमाम बातों पर मेरी माँ ने मुझे कोई जवाब न दिया तो मैं उनके करीब गया और उनका गला दबाने लग गया और कहा कि अब बताएं मुझे आखिर मैं कौन हूँ। ये सब कुछ मैं बहुत ही मजबूर और बेबस होकर कह रहा था, क्योंकि इस सब के अलावा मेरे पास और कोई चारा न था, कोई ऐसा रास्ता न था जिसको मैं इख्तियार करूं और मुझे सब्र आ जाए। जब मैं शदीद गुस्से में ये सब कुछ करने लगा तो मेरी माँ अचानक से बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। जैसे मैंने देखा कि अम्मी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है तो मैंने फौरन बाहर भागने का इरादा किया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, न जाने ये सब कुछ मैं क्यों कर रहा था, लेकिन मुझे खबर न थी कि हमारे मोहल्ले वाले हमारी दीवारों के साथ कान लगाए खड़े हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। अभी मैं बाहर भागता तो उन लोगों ने फौरन पुलिस बुलाई। अब मेरी हालत ये हो चुकी थी कि ना तो मैं बाहर भाग सकता था और ना ही अंदर जा सकता था। मैं अपने होश व हवास खो चुका था। अब मुझे मेरी माँ की वो मेहरबानियाँ और भलाइयाँ याद आई जो उन्होंने बचपन से मुझ पर की थी। अब मेरी आंखें नम हो गई और मैं इस गहरी सोच में खो गया कि ये मुझसे क्या हो गया, मैंने कैसे इतना बड़ा गुनाह अपने सर ले लिया। मुझे वो वक्त याद आया जब मैं बहुत छोटा था और मेरी माँ ने अपना खून देकर मेरी जिंदगी को अहमियत दी थी, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ज्यादा बीमार हो गया था। मुझे खून की इस कदर कमी थी कि डॉक्टर्स ने कहा था कि खुदा की जात के अलावा इसको और कोई इलाज नहीं बचा सकता, क्योंकि मेरे तमाम इलाज मुकम्मल हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई तसल्ली बख्श जवाब डॉक्टर्स ने ना दिया था। कोई भी ऐसी दवाई ना थी जो मैंने ना खाई हो। उस सब के बावजूद भी मेरा खून बनना बिल्कुल खत्म हो चुका था। मेरी माँ हर हफ्ते मुझे खून देती थी, अपने जिस्म में से खून निकलवा के वो मेरे जिस्म में खून लगवाती थी ताकि उनका अकलौता बेटा बच जाए, क्योंकि मेरी माँ को इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मेरा सहारा था। मेरा बाप तो कई अरसे पहले ही छोड़ कर चला गया था। अगर मैं भी इस दुनिया से चला जाता तो वो अपनी जिंदगी कैसे गुजारती, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी को एक साइड पर रख के मेरी जिंदगी को अहमियत दी और बहुत ज्यादा कोशिशों और मेहनत के साथ मुझे बचा लिया। आज तक उन्होंने मेरी किसी ख्वाहिश को अधूरा न छोड़ा था, मुझे पर आँच न आने दी थी। खुद दिन रात मेहनत करती और मुझे तमाम सहूलियात मुयस्सर कर रखी थी, लेकिन मैंने आज क्या कर दिया ये सोचती ही मैं जमीन पर गिरा और वहीं पर बैठ गया। मैं उठ न सकता था, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। मेरी आंखें शर्मिंदगी की वजह से झुक झुक गई थी। मोहल्ले की तमाम औरतें हमारे घर में जमा हो चुकी थी। ये औरतें जो कल तक मेरी माँ से बात तक न करती थी, अपने बच्चों को मेरे साथ उठने बैठने न देती थी, आज उनको हमारे साथ हमदर्दी जाग उठी थी। आज उनको न जाने इतनी मोहब्बत कहाँ से आ गई। जो भी औरत जाती मेरे साथ से कहती आज तुमने अपना होना पूरा किया, वाकई में तुम नाजायज औलाद हो और नाजायज औलाद अपनी माँ के साथ यही सब कुछ करती है जो तुमने किया है। तुमने अपनी माँ को मारने की कोशिश की है, उस माँ को जिसने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी सिर्फ तुम्हारी खातिर। ये तुमने क्या कर दिया है। अब उन लोगों की बातें मुझे मजीद परेशानी में घेर रही थी। मैं तकलीफ में घायल होता जा रहा था। अभी मैं यही सब कुछ सोच रहा था कि अचानक पुलिस आ गई। जैसे ही पुलिस आई तो मैं अपने होश व हवास खोने लगा।
लगा और इस सोच में गुम हो गया कि मेरी माँ को अगर कुछ हो गया तो मैं सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे रहूंगा। ना तो मेरे पास माँ रहेगी और ना ही मेरे पास कुछ और रहेगा। मेरी जिंदगी तो जेल में बर्बाद हो जाएगी और आखिरत में भी मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। बस उसी वक्त मैंने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ खुदा, तू ही मदद करने वाला है, मुझे बचा ले, मेरी माँ को नई जिंदगी अता कर। अभी मैं यही बात कर रहा था कि वो पुलिस का इंस्पेक्टर, जो एक बहुत ही मुअज्जिज और संजीदा मिजाज का शख्स लग रहा था, वो मेरे करीब आया और कहा कि बेटा, वो औरत जिसका तुमने गला दबाया है, क्या वो तुम्हारी माँ है? मैं सारी परेशानी एक तरफ और उस इंस्पेक्टर का मुझे बेटा बुलाना एक तरफ, मैं हैरान रह गया कि वो इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जितनी प्यार और शफकत के अल्फाज अपनी जबान से अदा करते हैं। अब मेरी आंखें नम हो गई। मैंने उनसे कहा कि जी मेरी माँ है, वो बेहोश हो गई है। दर हकीकत मैंने जानबूझकर ये सब कुछ नहीं किया, गुस्से की वजह से मुझसे ये सब कुछ हो गया। अभी वो मुझे छोड़कर मेरी माँ की तरफ बढ़ने लगा। जैसे इंस्पेक्टर नुमान ने मेरी माँ को देखा तो वो अजीब व गरीब हरकत करने लगा। मैं नहीं जानता था कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। उसको मेरी माँ का नाम भी आता था। जैसे वो मेरी माँ के करीब गया तो कहने लगा, फजीला। ये कहते ही वो सकते में आ गया। उसकी आंखें नम हो गई। वो हिलाने लगा और कहने लगा कि तुम्हें क्या हो गया है। उसके साथ ही वो खुदा का शुक्र अदा करने लगा कि ऐ खुदा, तूने मेरी मेहनत का फल मुझे दे दिया है। मैं जिससे कई अरसे पहले जुदा हुआ था, आज तूने मुझे मिला दिया है। ये कहते ही वो चीखने लगा और कहने लगा कि ये तुम्हें क्या हो गया है, और वो जल्दी ही मेरी माँ को उठाकर अस्पताल ले गया। मैं भी उनके साथ चला गया। मेरी माँ अंदर कमरे में थी, उनका इलाज चल रहा था। इंस्पेक्टर भी उस कमरे में मौजूद थे। मैं बाहर इंतजार कर रहा था और एक ऐसी सोच में गुम था जिसकी वजह से मुझे कई अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे थे और बार बार मेरे जहन में कई सवालात आ रहे थे। अभी मैं अपनी माँ का सदमा ना भूला था कि ये इंस्पेक्टर, जो कि मेरी माँ को जानते थे और अजीब व गरीब हरकतें कर रहे थे। जब मैंने उनके बारे में सोचा तो मैं मजीद हैरान और परेशान हो गया। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर ये शख्स कौन है, मेरी माँ को कैसे जानता है, इसका ताल्लुक मेरी माँ के साथ क्यों ताल्लुक है। आज से पहले मैंने इसको कभी न देखा था, तो आज ये कैसे मेरी माँ को पहचान गया। क्या ये मेरी माँ का कोई रिश्तेदार है? इसी तरह के कई और सवाल मेरे जहन में आ रहे थे, लेकिन मैं खामोश रहा। मेरी आंखें तो नम हो चुकी थी। इस सब के बावजूद मैंने अपने आप को काबू में किया। थोड़ी देर बाद उसी कमरे में से डॉक्टर निकले तो मैंने उनसे पूछा कि मेरी माँ की तबीयत कैसी है। अब उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है, वो होश में आ गई हैं। उन्हें ज्यादा कुछ नहीं, बस किसी सदमे और परेशानी की वजह से दिमाग पर बहुत ज्यादा दबाव मिला, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। अभी डॉक्टर यही बात कर रहे थे कि मैंने उनसे कहा कि क्या मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ, तो उन्होंने कहा जी जरूर, लेकिन आपने उनसे कोई परेशानी वाली बात नहीं करनी। मैं जैसे ही गया तो वह इंस्पेक्टर वहीं पर मौजूद थे। मैं उनको नजरअंदाज किया, ये सोच करके शायद वो अपना काम कर रहे हैं। मैं अपनी माँ के कदमों में गिर गया, उनका माथा चुमा और उनसे कहने लगा कि अम्मी जान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत तंग किया है। मुझे आपसे ये सवाल नहीं करने चाहिए था, लेकिन मैं मजबूर था। जब हमारे घर की बिजली हमारे मोहल्ले वालों ने काट दी, दूध वाले ने दूध देने से इनकार कर दिया, मेरे दोस्तों ने मेरे साथ उठने बैठने से इनकार कर दिया, तो मैं मजबूर हो गया था। इसी वजह से मैंने आपसे अपनी बाप के बारे में पूछा कि आखिर मैं कौन हूँ और मेरा बाप कौन है। मैं आइंदा कभी भी आपसे इस बारे में कोई सवाल नहीं करूँगा, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप मुझे माफ कर दें और खुदारा जल्दी ठीक हो जाएं और घर वापस चलें। मेरी ये तमाम बातें साथ में खड़े इंस्पेक्टर सुन रहा था, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी तक मेरा दिमाग का बोझ हल्का ना हुआ था। खैर, जब मैंने अपनी माँ से ये बात की तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा, तुम हर रोज पूछते हो कि तुम्हारा बाप कौन है, बल्कि जब से तुमने अपना होश संभाला है तब से तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा
बाप कौन था और कहाँ है? तो आज सुनो, ये शख्स जो पुलिस इंस्पेक्टर हमारे साथ खड़ा है यही तुम्हारा बाप है। अम्मी जान की ये बात सुनते ही मैं हैरान रह गया। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बड़ा सच, इतना बड़ा राज मेरी माँ ने मुझसे छुपाया होगा। और वो पुलिस इंस्पेक्टर जो मेरी माँ को जानता था, दर हकीकत वो मेरा बाप होगा। मैंने बहुत ही हैरान होकर उनकी तरफ देखा। जैसे मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने नजरें झुका दी। उनकी आंखें नम हो चुकी थी। शर्मिंदगी के बास वो मुझसे नजर नहीं मिला पा रहा था। मैंने अम्मी से कहा, यानी आप कह रहे हैं ये जो पुलिस इंस्पेक्टर मेरे सामने मौजूद खड़ा है वो मेरा वालिद है? मेरी माँ ने कहा, यही हकीकत है, यही राज है जो मैं तुमसे छुपा रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में इल्म हो, क्योंकि जो जिल्लत और रुसवाई मैंने उठाई और जिस तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारे बाप की सच्चाई पता चले। तुम नहीं जानते कि इस सब के पीछे क्या राज है। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने दुख और तकलीफ देखी है और मेरे साथ क्या हुआ। वो इंस्पेक्टर हमारे करीब आने लगा। मुझे यूं लग रहा था कि जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन मेरी माँ ने कहा कि तुम हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ और हमसे कोई बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मजीद मुझ पर कोई इल्जामात लगाए जाएं। मैं अपनी बाकी की जिंदगी अपने बेटे के साथ गुजार दूंगी। तुमने जो मेरे साथ करना था वो तुम कर चुके। अब मैं मजीद तुम्हें ये हक नहीं दूंगी कि तुम मुझे तकलीफ दो। मैं अम्मी और उस पुलिस इंस्पेक्टर की सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मैंने अब कोई सवाल न किया। मैं अपनी माँ को घर ले आया, लेकिन तब भी मैंने अम्मी जान से कोई सवाल न किया। मैं डर चुका था अपनी माँ को खोने से। शाम को जब मैं और मेरी अम्मी खाना खा रहे थे तो मेरी अम्मी ने कहा कि क्या तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते? वो हकीकत जिसे तुम बरसों मुझसे लड़ाई झगड़े करते आ रहे हो और आधी हकीकत तुम अब जान चुके हो, तो क्या बाकी की सारी हकीकत जानने के लिए तुम्हें तजस्सुस नहीं हो रहा? अब मैं रोकर अम्मी जान के गले लग गया और उनसे कहा कि मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपनी हकीकत जानना चाहता हूँ। आखिर मेरे इस किरदार के पीछे क्या राज है? अब मेरी माँ ने मुझे एक ऐसी हकीकत बताई जिसको सुनते ही मैं होश व हवास खो बैठा। मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा हकीकी बाप मेरी माँ के साथ इतना बड़ा जुल्म सितम कर सकता है, या अपनी अना की खातिर मेरी माँ को जिल्लत और रसवाई में हमेशा हमेशा के लिए धकेल सकता है। उनकी खुद गर्जी और अना की वजह से आज न सिर्फ उनका वारस जलील व रुसवा हो रहा था, बल्कि उनकी बीवी भी कई इम्तिहानात से गुजर चुकी थी। जब मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा ये बहुत ही अरसा पुरानी बात है, अभी मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तुम्हारा अबू यानी वो पुलिस इंस्पेक्टर नुमान भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। वो मुझसे 2 साल पढ़ाई में आगे था और मैं कुछ अरसा पहले कॉलेज में दाखिला लेने वाली तालिब इल्म थी। एक दिन जब नुमान और मेरा आमने सामने से गुजर हुआ तो वो मुझसे टकरा गया और मेरी सारी चीजें नीचे गिर गई। ये सब कुछ फरहान ने जानबूझकर किया था, हालांकि मैंने अपना रास्ता सही लिया हुआ था। जानबूझकर मेरे रास्ते में आ गया, जिसकी वजह से सबके सामने मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। बस यही गुनाह मेरी आजमाइश बन गया। इसी वजह से मैं आज तक जलील व खुआर हो रही हूँ। जब मेरी माँ ने मुझे ये बताया तो मैंने उनसे पूछने लगा कि अम्मी जान, थप्पड़ की वजह से इतना सब कुछ ये कैसे मुमकिन है? अब मेरी माँ ने बताया कि जब मैंने थप्पड़ मारा तो तुम्हारे बाप की उस वक्त पूरे कॉलेज में बहुत ज्यादा इज्जत थी। वो समझता था कि उसकी इज्जत खत्म हो चुकी, क्योंकि एक लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया। बस यही बदला लेने की खातिर फरहान ने मुझे अपनी झूठी मोहब्बत और चाल में फंसाया। न सिर्फ फंसाया बल्कि मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो मुझसे हर रोज बहुत ही प्यार और मोहब्बत से मिलने लगा। कई बार उसने मेरी मदद की, मुझे नोट्स देता और उसके साथ ही मेरे कई जरूरी काम उसने करके दिए। मेरे दिल में उसका अच्छा खासा मकाम बन चुका था। दिल ही दिल में मैं शर्मिंदा थी कि मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा। मैं कई बार उससे माफी भी मांग चुकी थी और कहती थी कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नुमान कहता था कि मैं तुम्हें माफ कर
चुका हूँ। तुम्हें बार बार मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे लगा सब ठीक हो गया है, लेकिन मैं गलत थी। मुझे ये इल्म न था कि वो मुझसे बदला लेना चाहता है और मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है। जब एक दिन उसने मुझसे इजहार मोहब्बत किया तो मैं अपने आप को शहजादी समझने लगी, क्योंकि नुमान उस वक्त पूरे कॉलेज में अमीर और हसीन व जमील लड़का था। पूरे कॉलेज की लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन जब उसने मुझसे शादी करने का इजहार किया तो मैं हवाओं में उड़ने लगी। लेकिन उसके बरअक्स मेरे घर में मेरी शादी की बात चलने लगी और मेरा रिश्ता तय होने लगा। मेरे बाप का इंतकाल हो चुका था। मैं अपनी माँ की अकलौती बेटी थी। मेरी माँ इस रिश्ते पर राजी नहीं थी। उन्हें बहुत खदशे थे। मैंने फरहान से छुप के निकाह कर लिया और मैं हामला हो गई। यही बात नुमान को बताई और रुकी का कहा तो नुमान ने मेरी आंखों के सामने वो निकाहनामा जलाकर राख कर दिया और कहा कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए आजाद करता हूँ, कभी भी लौट कर मेरी जिंदगी में मत आना। मैं रोती रही, मिन्नतें की, फरियाद की कि कहा कि मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने क्या किया है, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं। उसने कहा कि ये तुमने जो मुझे थप्पड़ मारा था उसी चीज की सजा है। आज मैंने तुमसे अपना बदला पूरा ले लिया है। जिंदगी ने मुझे एक ऐसे इम्तिहान में डाल दिया जिसकी आजमाइश मुझ पर आज तक जारी है। मेरी माँ को पता चला तो बोली, तुम्हारा बाप अगर जिंदा होता तो वो ये बात सुनकर मर चुका होता। काश मैं पहले ही मर जाती। इतनी बड़ी रसवाई और जिल्लत का सामना करने से पहले मैं मर जाती। जो धोखा नुमान की तरफ से मिला था उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा ये दुख मेरी माँ सह न पाई और वो जल्द ही मर गई। मेरी माँ मेरी वजह से इस दुनिया में मेरा गम लेकर चल बसी। मैं अपनी माँ की सारी बातें सुन तो रहा था, लेकिन मेरी आंखें नम हो चुकी थी। ये अल्फाज मुझ पर तीरों की तरह बरसात कर रहे थे, जिनसे न सिर्फ मेरे जिस्म को जख्मी हो रहा था, बल्कि ये अल्फाज मेरी रूह पर वार कर रहे थे। इन अल्फाजों ने मेरी रूह को घायल कर दिया। मैं उठा, रोता हुआ माँ के गले मिला और कहा कि अम्मी जान, मैंने आपसे बहुत ही गलत अंदाज में बात की। मुझे सब का पता नहीं था। काश कि आप मुझे पहले बता देती तो इतनी बड़ी गलत फहमी हम माँ बेटे के दरमियान न होती। हम दोनों के अलावा हमारा और कोई सहारा नहीं। मैं आपके कदमों में गिरता हूँ, आपसे माफी मांगता हूँ। जो धोखा मेरे बाप ने आपको दिया है वो नाकाबिले तलाफी ही है। इंस्पेक्टर नुमान, जो कि मेरे बाप के लहाने के बिल्कुल काबिल न था, हमारे घर के चक्कर लगाने लगा, हमसे माफिया मांगने लगा। मेरी अम्मी ने बिल्कुल माफ न किया। वो चाहता था कि अब हम उसे माफ कर दें। जो हमारी जिंदगी में तकलीफ, परेशानी और मुसीबतें आई हैं, हम उन सब को भूल जाएं और उनके साथ अपनी जिंदगी का नए सिरे से सफर करें। ये सब कुछ नामुमकिन था, क्योंकि अब मैं बड़ा हो चुका था, मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी और मैं एक फैक्ट्री में इंजीनियर लग चुका था। मैं अपनी माँ का ख्याल रख सकता था। मुझे उनकी कोई जरूरत न थी। जिस वक्त हमें उनकी जरूरत थी अब उन्होंने हमारी मदद न की। अब ये क्यों हमारी मदद के लिए आए हैं? कई बार इंस्पेक्टर नुमान ने माफी मांगने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो कई अरसे से मेरी माँ को ढूंढ रही हैं। वो अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाए। अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। कई मुसीबतों ने उनके घर की राह देख ली, लेकिन आज तक वो मेरी माँ को ढूंढ रही हैं। जब मेरी माँ उनको मिल चुकी है वो अब मेरी माँ उनको माफ नहीं करेगी। जब उन्होंने रोज मुसलसल हमारे घर आना शुरू कर दिया तो मैंने और मेरी माँ ने एक फैसला किया। हमने कहा कि हमने आपको माफ कर दिया, लेकिन उसके बाद आप कभी भी हमारी जिंदगी में लौट कर नहीं आओगे, क्योंकि जो दिन हमारी मुश्किल में गुजरे थे वो गुजर गए। अब मजीद हम उस शख्स के साथ नहीं गुजारा कर सकते जिसने हमें बेजारों व मददगार छोड़ दिया था।